वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की वीडियो में बार्सिलोना से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं। स्पेशली पीएसजी से हारने के बाद से, यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर होने के बाद से बार्सिलोना में बहुत सारी हलचल हो रही है। तो क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को काफ़ी आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देता चलूँ कि आप जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में प्यूमा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बार्सिलोना को साइन करने में, शर्ट डील के लिए और मर्चेंडाइजिंग के लिए। लेकिन अब जो है वो फिर से खबरें जो है कुछ इस तरह से आ रही हैं कि नाइकी के साथ बार्सिलोना जो है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है और नाइकी ने अपना ऑफर जो है वो बढ़ा दिया है। और लगभग ये बिल्कुल उसी टाइप का ऑफर है जिस तरह से प्यूमा बार्सिलोना को ऑफर कर रही थी। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ऑफर है, क्योंकि प्यूमा के साथ साथ एडिडास के बारे में भी खबरें आ रही थी कि एडिडास भी वो कंपटीशन में आ गया और बार्सिलोना को साइन करना चाह रहा है। लेकिन अब बार्सिलोना जो है वो शायद दोबारा से नाइकी के साथ जाएगा और 10 साल की डील साइन करेगा। और ये जो डील होगी 1.2 बिलियन की डील होगी 10 साल के लिए। और पर ईयर जो है 120 मिलियन जो है वो नाइकी बार्सिलोना को पे करेगी और उसके साथ 100 मिलियन साइनिंग बोनस भी बार्सिलोना को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही हैंडसम और हैवी अमाउंट है। और सिमिलरली प्यूमा की भी जो ऑफर थी वो इसी से मिलती जुलती लगभग ऑफर थी। और उस टाइम पर नाइकी जो है वो बार्सिलोना को तकरीबन 80 मिलियन के करीब ऑफर कर रहा था पर ईयर, और जो कि काफ़ी कम था प्यूमा से अगर आप उसको कंपेयर करें। लेकिन नाइकी आप जानते हैं कि बार्सिलोना के साथ पिछले 26-27 साल से है और बार्सिलोना की जो शर्ट सेल होती है वो ऑब्वियसली दुनिया के सबसे ज़्यादा शर्ट सेल में से एक है क्लब फुटबॉल में। तो नाइकी भी जो है वो बार्सिलोना को ऐसे नहीं जाने देना चाह रहा था और उन्होंने एक बड़ी ही ऑफर जो है वो कर दी है बार्सा को। और बार्सिलोना कंसीडर कर रहा है कि अब वो दोबारा से नाइकी के साथ नई डील साइन करेगा। तो ये थी फाइनेंशियली थोड़ी सी एक अच्छी खबर थी बार्सिलोना के लिए, तो वो आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा यार देखो, अब जो ऑनेस्टली मैं बात करूं कि जब आप जीत नहीं रहे होते और आपका क्लब ट्रॉफीलेस जा रहा होता है सीजन में, या आपका क्लब जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरता, तो वहाँ पर ड्रेसिंग रूम के भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। और यही इश्यूज जो हमें देखने को मिले। आपको याद होगा कि अभी पीएसजी का जब गेम हुआ था तो वहाँ पर गुंडोगन ने मैच के बाद से मीडिया में ये बात कह दी थी कि आरोह को जो है वो टैकल नहीं करना चाहिए था। और बेशक अगर हमें एक गोल कम हो जाते, लेकिन 11-on-11 अगर हम खेल रहे होते पूरा गेम तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। जिसका जो है वो आरोह को कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा कि मीडिया में इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो गुंडोगन को नहीं देना चाहिए था। और मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ पे कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मीडिया में आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठ कर आप प्लेयर के साथ ये बात कर सकते हैं, तो इस तरह के इश्यूज नहीं होते। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि खबरें जो है वो निकल के ये सामने आ रही हैं कि ट्रेनिंग जो आज सुबह हुई थी वहाँ पर दोनों प्लेयर्स ने आपस में बैठ के सुलह सफाई कर ली है और जो अपना इशू था वो रिजॉल्व कर दिया। और कुंदे ने भी बाकायदा इस बारे में जो है वो एक स्टेटमेंट पास किया है कि ड्रेसिंग रूम जो है वो यूनाइटेड है और ड्रेसिंग रूम के जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। स्पेशली जो गुंडोगन और रोहो का जो इशू चल रहा था तो वहाँ पर अब जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेशली अब आपका गेम जो है वो क्लासिको होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। देखें, क्लासिको भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए जीतना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद आपके पास एक छोटी सी उम्मीद की किरण रहेगी कि शायद आप लीग में वापस आ सकें, जो कि बहुत कम चांसेस है, बहुत स्लिम चांसेस है। लेकिन अगर आप ये गेम ड्रॉ कर जाते हैं या हार जाते हैं तो फिर तो आपके हाथ से लीग खत्म हो जाएगी, आप तो फिर मतलब ट्रॉफी लेस तो कंफर्म हो जाएगा। तो अब इस मैच, बड़े मैच से पहले आपकी टीम का यूनाइट होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यार जो खबरें आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो फ्रैंकी डियोंग के बारे में आ रही हैं कि बायर्न म्यूनिख काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनमें और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 60-70 मिलियन की अगर हम बिड करते हैं बार्सिलोना को तो फ्रैंकी डियोंग को जो है वो बायर्न म्यूनिख जो है वो खरीद सकती है। अब आप ये देखेंगे फ्रैंकी डियोंग का भी जो एक इशू चला आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैच पीएसजी का उनका इतना अच्छा नहीं रहा था और वहाँ पर जो हमारी, आई एम सॉरी टू से, जो बार्सिलोना की टॉक्सिक किस्म की फैन बेस है, जो कि एक ऐसा ऐसा फैन बेस है जहाँ पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं हारने के बाद से और प्लेयर्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने फ्रैंकी डियोंग को टारगेट करना शुरू कर दिया और फिर
इस तरह की जो खबरें आनी शुरू हो गई कि यार दूसरे क्लब्स जो है वो अब इंटरेस्टेड हो गए हैं फ्रैंकी डियोंग में। और बाकायदा मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलाई गई है कि यार यूनाइटेड को कहा गया कि भाई आओ और फ्रैंकी डियोंग को खरीद के ले जाओ। और इसी तरह बायर्न भी जो है वो अब इंटरेस्ट शो कर रही है। और यही जो अभी मैंने आपको रिसेंटली अभी एक बात बताई गुंडोगन और रोहो के बारे में, तो मीडिया भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। स्पेशली आपके जो राइवल मीडिया होता है वो जो है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है। वो फिर इस तरह की खबरें जो है वो लगाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो फ्रैंकी डियोंग की खबर आई है कि जी बायर्न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें, और बायर्न जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि 60-70 मिलियन में वो फ्रैंकी डियोंग को खरीद लेगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो सीज़न के कुछ मैचेस भी बाकी हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र मार्केट जो है वो खुल जाएगी। और ट्रांसफ़र मार्केट जब खुलेगी तो फिर आपको पता है कि ये रूमर्स अभी से आना शुरू होंगे, और जब तक ये ट्रांसफ़र मार्केट चलती रहेगी आखिरी मोमेंट तक, तो इस तरह के रूमर्स और इस तरह की खबरें जो हैं वो आती रहेंगी। फिर इसी तरह अरोहो के बारे में भी खबर आई है। अरोहो के बारे में भी ये बात हो रही है कि अरोहो के जो एजेंट हैं वो बायर्न म्यूनिख के साथ जो है उनकी 1-on-1 डिस्कशन हुई है, और वहाँ पर वो डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से जो है अरोहो को साइन किया जा सकता है बार्सिलोना से, क्या प्राइस होगी और क्या अरोहो को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। तो ये खबरें भी अब निकल के सामने आ रही हैं। और फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे गुंडोगन और अरोहो का इशू हुआ था, और जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती तो फिर प्लेयर्स जो हैं वो भी ये सोचना पे मजबूर हो जाते हैं कि यार जब यहाँ पर इतना सब कुछ हम करते भी हैं और फिर टीम जीत भी नहीं रही, और फिर उसके बाद फैन बेस की भी बातें सुने और सब सारे सिचुएशन को भी हम फेस करें, तो उससे बेहतर है कि आप क्लब चेंज कर लो। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यार हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन चली आ रही है उस हिसाब से जो है वो आप जिस तरह से भी परफॉर्म कर रहे हो, आई थिंक वो एक बहुत डिसेंट लेवल है। जिस तरह की आपकी टीम है, आपके पास इतने ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो ला मासिया पे, यंग प्लेयर्स के ऊपर। तो आप अगर इस लेवल की भी जो है वो परफॉर्मेंसेस दे देती है, तो आई थिंक ये हमें समझना पड़ेगा कि ये फेयर इनफ है। आपको अभी टीम सेटल डाउन करने के लिए अभी भी 1-2 सीज़न और चाहिए, तो तब जाके आपकी टीम जो है वो मैं समझता हूँ कि यूरोप में और रियल मैड्रिड के लेवल की जो है वो भी परफॉर्मेंस देना शुरू करेगी। इसके अलावा यार साइनिंग्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ खबरें निकल के सामने आई है। एक तो बर्नार्डो सिल्वा की बात आई है। आप जानते हैं कि अभी मैड्रिड से हारी है सिटी, तो बर्नार्डो सिल्वा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुआ था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात जो उन्होंने नया साइन किया था सिटी से लास्ट समर में, तो वहाँ पर ये बात अब आ रही है कि वहाँ पे एक क्लॉज है कि 50 मिलियन का क्लॉज अगर बार्सिलोना ट्रिगर करेगी तो बर्नार्डो सिल्वा को वो साइन कर सकती है। तो अभी जो खबरें आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से वो यही आ रही है कि बर्नार्डो सिल्वा को बहुत सारे क्लब्स अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी जो ड्रीम है और जो फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना ही होगी। और मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना जो है वो भी मेरे ख्याल में तो ये है कि बर्नार्डो सिल्वा को अगर वो अपॉर्चुनिटी बनती है 50 मिलियन में, बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर बार्सिलोना को ज़रूर साइन करना चाहिए। अब एक और खबर आई है दानी ओल्मो के बारे में, जो कि लेप्जिग के प्लेयर हैं, ला मासिया की प्रोडक्ट हैं ये भी। तो उनके बारे में भी खबर आ रही है कि बार्सिलोना का ये समर टारगेट होगा, प्रायोरिटी होगी इनको साइन करना। अटैकिंग मिडफील्डर हैं, लेफ्ट विंग पे भी खेल लेते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और गेम कंट्रोल करना जानते हैं और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को जो है ये कन्वर्ट करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, और बार्सिलोना के कल्चर में बड़े हुए हैं, और बार्सिलोना इनको साइन करना चाह रही है लेप्जिग से। और इनकी जो प्राइस इस वक्त जो इनका रिलीज क्लॉज है वो अराउंड 60 मिलियन के करीब है। तो अब देखने को कि बार्सिलोना क्या वाकई इनको साइन, क्या ये रियलिस्टिक साइनिंग हो सकती है बार्सिलोना के लिए। नहीं, क्योंकि बार्सिलोना मिडफील्ड के अंदर भी आपको पता है कि ज़रा थोड़ा सा स्ट्रगल तो करता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली आपके जो इंजरी क्राइसिस हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो कोई ज़्यादा ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आते। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गुंडोगन के ऊपर भी, जो कि अब टाइम के साथ साथ मतलब उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, इतनी ज़्यादा वो गेम्स नहीं खेल सकते। तो आप देखना ही होगा कि क्या ओल्मो वहाँ पर मतलब उनको साइन किया जाता है कि नहीं किया जाता। फिर फ्रैंकी डियोंग की भी, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि खबरें आ रही हैं, तो अब देखना होगा कि क्या मतलब बार्सिलोना के जहन में क्या कुछ चल रहा है, और क्या बार्सिलोना जो है वो सोच रही है ओल्मो को लेके, फ्रैंकी डियोंग को लेके, पैड्री को लेके, और क्या वो अपने फ्यूचर जो है वो प्लान कर रही है। अब इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके कोचिज और मैनेजर पोजीशन के हवाले से है, वो ये है कि देखें चावी के बारे में अब कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि
अब जो क्लासिको होने वाला है उसके बाद से जो है वो बोर्ड और लपोर्ता बैठेंगे चावी के साथ और उनके साथ डिस्कशन करेंगे एक दफ़ा फिर से कि क्या आप बार्सिलोना में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, और बार्सिलोना में रुकने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी साइनिंग आप ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए कि हम आपको वो साइन करके दें और आप बार्सिलोना में जो है वो रुकें। तो ये एक खबर आई है। उसके अलावा अब हैंसी फ्लिक की खबर भी आई थी कि हैंसी फ्लिक जो है वो गिव अप नहीं कर रहे हैं और उनका ड्रीम है कि वो बार्सिलोना को जो है कि बार्सिलोना के लिए जो है वो जॉब करें, बार्सिलोना को मैनेज करें। और अब जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये आ रही है कि इन केस अगर चावी छोड़ के जाते हैं तो राफा मार्केज जो कि एक्स बार्सिलोना प्लेयर भी हैं और पेप गार्डियोला के अंडर भी खेले हैं, इस टाइम पे वो बार्सिलोना की बी टीम को भी कोच कर रहे हैं और वहाँ पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब लपोर्ता और बोर्ड के अंदर ये बातें हो रही हैं कि यार ये राफा मार्केज जो है वो बार्सिलोना के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो वो कल्चर को जानते हैं बार्सा के, और वो कहीं ना कहीं जो है वो बार्सिलोना और राफा मार्केज को पेप गार्डियोला के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे उनकी साइनिंग को, कि पेप गार्डियोला को जिस तरह से साइन किया गया था, उनको बी टीम से लेकर आया गया था, ए टीम में उनको प्रमोट किया गया था और वहाँ से बार्सिलोना की जो है वो हिस्ट्री उन्होंने चेंज करके रख दी थी। और इसी तरह की जो है वो सोच बार्सिलोना की मैनेजमेंट में पाई जा रही है कि भाई मार्केस को लेकर आया जाए और हो सकता है कि वो बार्सिलोना का जो है वो फ्यूचर चेंज करके रख दें। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये रियलिस्टिक है। मतलब आपने एक रिस्क लिया था उस ज़माने में, आपने पेप गार्डियोला को लेकर आए जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मूरिन्हो भी एक ऑप्शन थे उस टाइम पर, लेकिन आपने जो है अपने ही कोच को जो है वो प्रमोट किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल पेप गार्डियोला को की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं बार्सिलोना के साथ उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकें मार्केस, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बी टीम के साथ कोच कर रहे हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र होती है ला मासिया के प्लेयर्स के ऊपर, यंग प्लेयर्स के ऊपर, बी टीम के प्लेयर्स के ऊपर, और फिर आप उन्हीं प्लेयर्स को जो है प्रमोट करके बड़ी टीम के मतलब सीनियर टीम में लेकर आते हो और फिर अपना जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करते हो। और यही चीज़ पेप गार्डियोला ने भी की थी। उन्होंने बुस्केट्स को उन्होंने वो लेकर आए थे और आप देखेंगे बुस्केट्स को कहा जाता है कि ऑल टाइम ग्रेट जो है वो डिफेंसिव मिडफील्डर जो है वो बन के सामने आए हैं। तो यू नेवर नो। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो। जो अब तक की जितनी भी अपडेट्स थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ do follow me on my Facebook and Instagram, and also subscribe my YouTube channel.